हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो ये क्लास नहीं है, आज आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो मैं शेयर कर रही हूँ, हो सकता है वीडियो में आपको सब समझ में नहीं आए, तो इसीलिए जो इसके नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी कर लीजिएगा। जुडिशरी गोल सेलेक्ट करके मेरा नाम सर्च करके आपको मैं मिल जाऊँगी इजीली, और वहाँ पर सर्च करने के बाद आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मेरे लेक्चर का स्केड्यूल देख लीजिएगा, स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, IPCA भी चल रहा है और मॉक टेस्ट भी होते हैं, तो आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। 12 से 1 मेरी क्लास होती है, रोज़ हमारी क्लास होती है 12 से 1, तो आप लोग आ जाइएगा क्लास में। और अनअकैडमी को जब आपने डाउनलोड करना है, जुडिशरी गोल सेलेक्ट करना है, मेरा नाम सर्च करके फॉलो करना है। फिर उसके बाद आपने एक काम और करना है, मेरा कोड लगा देना ARCHNA, ताकि आपको स्पेशल क्लास की एक्सेस इजीली मिल जाए। तो चलते हैं अपने इस क्लास की तरफ। ड्राफ्ट रूल्स ऑफ कमर्शियल प्रैक्टिस टू बी अडॉप्टेड विद इन 6 मंथ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सभी हाई कोर्ट्स को जितनी जल्दी हो सके प्रॉम्प्ट एक्शंस लेते हुए, जो अभी हमारे रूल्स फॉलो होते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के दौरान, उन रूल्स की जगह पर अब ये जो रूल्स बताए जा रहे हैं, जो रूल्स उन्होंने ड्राफ्ट किए हैं, उनको दे दिया जाए स्थान। तो ये सुओ मोटो रिट है और ये केस था इन री टू इशू सर्टेन गाइडलाइंस रिगार्डिंग इनएडिक्वेसीज एंड डेफिशिएंसीज इन क्रिमिनल ट्रायल वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। साइटेशन देखिए इसका LL2021 SC 224। तो ये आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, बिल्कुल ये लेक्चर जैसे ही अपलोड होगा उसके तुरंत बाद वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो ये रूल्स क्या है मैं आपको बताऊंगी, तो शायद आपको इतना समझ में नहीं आएगा, खुद रीड आउट करोगे तो आपके पास सेफ रहेगा, उसको देख लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला अपना क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं कि 20 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को डायरेक्ट किया है कि जो ड्राफ्ट रूल्स बनाए गए हैं क्रिमिनल प्रैक्टिस से रिलेटेड, उनको अडॉप्ट कर लिया जाए। ये ड्राफ्ट रूल्स प्रिपेयर किए गए हैं सीनियर एडवोकेट R बसंत, सिद्धार्थ लूथरा और एडवोकेट K परमेश्वर के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हाई कोर्ट ने जितनी जल्दी हो सके स्टेप्स लेने हैं ताकि ड्राफ्ट रूल्स को अडॉप्ट किया जाए, और ये अश्योर करना है जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उनकी जगह पर इन मॉडिफाइड रूल्स को ला दिया जाए। अब ये रूल्स क्या कहते हैं, पहले तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मेजर हाइलाइट्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो पहला चैप्टर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बेस्ड है, और ये क्या कहता है, पहली बात इन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में ये इंक्लूड करी है कि बॉडी स्केच जो है वो जो होगा अकम्पनी करेगा किसको, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट को, पोस्टमार्टम को और इंक्वेस्ट रिपोर्ट को। यानी एक बॉडी स्केच भी बनाना पड़ेगा। जो बॉडी स्केच बनेगा उसमें पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन होगी। कैसी इन्फॉर्मेशन होगी, प्रिंटेड फॉर्मेट में ह्यूमन बॉडी की ऑन इट्स रिवर्स, और यहाँ पर फ्रंटल भी होगा, रियर व्यू भी होगा। और ये जो होगा अगर कोई इंजरी आती है तो वो भी स्केच के ऊपर मार्क होएगी। फिर उसमें आगे बोला फोटोग्राफ्स एंड वीडियोग्राफ्स ऑफ पोस्टमार्टम इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में बताते हुए कहा कि अगर कस्टडियल डेथ है या फिर डेथ पुलिस के वो स्टेशन में हो जाती है, मतलब पुलिस स्टेशन में हो जाती है, तो उस केस में उनकी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी ज़रूरी है, किसकी, पोस्टमार्टम की होनी ज़रूरी है। तो उसके लिए चाहे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है चाहे मजिस्ट्रेट है, एज द केस में भी वो हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करेंगे और फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी को अरेंज करेंगे, किसकी, पोस्टमार्टम की, डिसीज्ड के पोस्टमार्टम की। उस केस में जब पुलिस की बात कर रहे हैं कि पुलिस जो है वो क्या करेंगी, अरेंज करेंगे। क्या अरेंज करेंगे, फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफ्स। तो फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स अरेंज करने के लिए पुलिस फोटोग्राफर भी हो सकता है, एक स्टेट नॉमिनेटेड फोटोग्राफर भी हो सकता है। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट फोटोग्राफर भी आ सकता है। और ये जो फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोग्राफी है, इसको सीज किया जाएगा अंडर पंचनामा या सीजर मेमो में। किस लिए, प्रूफ करने के लिए ट्रायल के दौरान, जो कि एक सर्टिफिकेट के द्वारा कंपनी होगा अंडर सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट में। फिर उसके बाद कह रहे हैं सीन मजहर स्पॉट पंचनामा। इसमें कह रहे हैं कि एक साइट प्लान बनाया जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा अपने हाथ से। मतलब वो ये बताएंगे जब वो वहाँ गए तो फुटस्टेप थे नहीं थे, ब्लड स्टेन थे नहीं थे, सारी इन्फॉर्मेशन वो बताएंगे, सारी डिटेल्स वो होंगी, और इसको अटैच करा जाएगा स्पॉट पंचनामा के साथ में। इसके बाद कह रहे हैं कि ये जो स्टेप करने के बाद में है स्केल्ड साइट प्लान बनाया जाएगा। कौन बनाएगा, पुलिस ड्राफ्ट्समैन बनाएंगे, और जितनी भी रेलिवेंट डिटेल्स होगी वो वहाँ पर पंचनामा में मार्क की जाएगी और करेक्ट की जाएगी साइट प्लान में।
फिर कह रहे हैं सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 173, 207, 208 CRPC। हर एक्यूज्ड को, एवरी एक्यूज शैल बी सप्लाइड विद स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 एंड 164। जो भी एक्यूज हैं उन सबको 161 और 164 के अंदर जो विटनेसेस ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, रिकॉर्डेड हैं उनके स्टेटमेंट, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, एग्जिबिट्स हैं, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीज की गई, रिलाइड की गई बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो सब की सब चीज़ें जो हैं एक्यूज्ड को प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ साथ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट, एग्जिबिट, वो शैल ऑल्सो स्पेसिफाई द स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड एग्जिबिट दैट आर नॉट रिलाइड अपॉन बाय द आईओ। तो ये भी बताया जाएगा किन पे आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने विश्वास किया, और ये भी बताया जाएगा कि किन पे जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने विश्वास नहीं किया। एक्यूज्ड को सारी बातें बताई जाएंगी। इसके बाद चैप्टर सेकंड आता है चार्ज। तो चार्ज में कह रहे हैं द ऑर्डर फ्रेमिंग चार्ज शैल बी अकम्पनीड बाय अ फॉर्मर चार्ज इन फॉर्म 32 शेड्यूल सेकंड CRPC टू बी प्रिपेयर्ड पर्सनली बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर आफ्टर कंप्लीट एंड टोटल एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन की बात हो गई कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो बिल्कुल अपने माइंड को इस्तेमाल करते हुए बहुत ध्यान से एक चार्ज फ्रेम करेंगे, फॉर्मल चार्ज फ्रेम करेंगे फॉर्म 32 में शेड्यूल सेकंड के अंदर। तो ये बात यहाँ बताई गई। फिर उसके बाद ट्रायल की बात हुई। ट्रायल के बारे में कहा प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस। तो एविडेंस को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, इसमें बताया गया कि जो विटनेसेस के स्टेटमेंट होंगे वो टाइप्ड फॉर्मेट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। और टाइप फॉर्मेट में भी कह रहे हैं दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में, दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में या दोनों लैंग्वेज में। तो साफ लिखा गया दोनों लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? एक तो लैंग्वेज ऑफ विटनेस और एज वेल एज इन इंग्लिश। फिर उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे वो विदाउट एनी एक्सेप्शन, मतलब कुछ भी नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसकी, वो रेड ओवर किए जाएंगे, वो पढ़ के बताए जाएंगे। इसके साथ साथ हार्ड कॉपी जो होगी टेस्टिमनी की वो भी रिकॉर्ड की जाएगी, साइन की जाएगी। विल बी ट्रू कॉपी ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कोर्ट ऑफिसर एंड शैल बी मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट अगेन रिसीव्ड टू द एक्यूज्ड और एन एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग द एक्यूज्ड। इसके साथ साथ ये तो है ही, जो स्टेटमेंट विटनेसेस के हैं वो तो रिकॉर्ड किए जाएंगे टाइप फॉर्मेट में। इसके अलावा कह रहे हैं जो टेस्टिमनी होगी हार्ड कॉपी की, जो टेस्टिमनी होगी हार्ड कॉपी की, वो भी जो है साइन होगी और उसके साथ साथ एक्यूज्ड को प्रोवाइड की जाएगी विदाउट कॉस्ट, या एक्यूज्ड को या उसके एडवोकेट को। फिर उसके बाद कह रहे हैं ए ट्रांसलेटर शैल बी मेड और एन एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग द एक्यूज टू द विटनेस एंड द प्रोसिक्यूटर ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो सबको प्रोवाइड की जाएगी। ट्रांसलेटर शैल बी मेड अवेलेबल इन ईच कोर्ट एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स शैल बी ट्रेंड इन द लोकल लैंग्वेजेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रांसलेटर जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा हर कोर्ट में, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाएगा लोकल लैंग्वेजेस में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। The presiding officer will not record evidence in more than one case at the same time। एक ही बार में एक से ज़्यादा वो एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर फॉर्मेट ऑफ विटनेस की बात करते हुए कहा कि जो डिपोजिशन होंगे, मतलब स्टेटमेंट होंगे हर विटनेस के, वो रिकॉर्ड किए जाएंगे इनटू सेपरेट पैराग्राफ्स। हर पैराग्राफ में विटनेस के जो एविडेंस होंगे वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। विटनेस की जो बात है वो रिकॉर्ड की जाएगी हर सेपरेट पैराग्राफ में, या फिर और इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, जहाँ ज़रूरी है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी वो किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है। पैराग्राफ के नंबर होंगे। प्रोसिक्यूशन विटनेस को, जैसे हम पहले कहते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 एटसेट्रा, डिफेंस विटनेस एक्सेट्रा, ऐसे करेंगे। इन कोर्ट विटनेसेस STW एटसेट्रा, इस तरीके से हम करेंगे। रिकॉर्ड ऑफ डिपोजिशन शैल इंडिकेट द डेट ऑफ द चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ की भी इसके अंदर आएगी जब डिपोजिशंस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कि चीफ एग्जामिनेशन कब हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन कब हुआ और री एग्जामिनेशन कब हुआ। Objections made by either the prosecution or the defendant counsel shall be taken note of and reflected in the evidence and decided expeditiously in accordance with the law। तो जो ऑब्जेक्शन रहेंगे चाहे प्रोसिक्यूशन के हो चाहे डिफेंस काउंसिल के हो, उनको नोट लेते हुए एविडेंस को देखा जाएगा और फिर उसके बाद में केस को उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा।
फिर एक्सिबिशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड एविडेंस की बात की गई है। इसमें कहा गया है टू इजीली लोकेट विटनेस थ्रू whom a document was introduced in evidence the exhibit number shall show the witness number of such witness। तो इसमें इजीली लोकेट करने के लिए कि कौन से विटनेस ने क्या बात कही थी उसमें एग्जिबिट नंबर दिया जाएगा हर विटनेस को। तो इसका मतलब वहाँ पर कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं, एक नंबर दे दिया। जैसे पहले इफ़ एन एग्जिबिट इज मार्क्ड विदाउट प्रॉपर प्रूफ ऑफ द सेम शैल बी इंडिकेटेड बाय शोइंग इन द ब्रैकेट। तो ये कह रहे हैं प्रूफ, तो यहाँ पर किस लिए कह रहे हैं, इफ एन एग्जिबिट इज मार्क्ड विदाउट प्रॉपर प्रूफ द सेम शैल बी इंडिकेटेड बाय शोइंग इन ब्रैकेट सब्जेक्ट एज प्रूफ। प्रोसिक्यूशन exhibits to be marked exhibit P1 etc. Defense exhibit as D1 etc. Court exhibit as C1 etc. and material object as MO1 etc. ऐसे मार्क किया जाएगा, ऐसे इंडिकेट किया जाएगा। फिर subsequent references to accused witness exhibits and material objects आफ्टर फ्रेमिंग, क्योंकि सब्सिक्वेंट है तो फ्रेम करने के बाद, चार्जेस फ्रेम करने के बाद द एक्यूज शैल बी रेफर्ड टू ओनली बाय देयर रैंक्स इन द एरे ऑफ द एक्यूज इन द चार्ज एंड नोट बाय देयर नेम्स और अदर रेफरेंसेस एक्सेप्ट एट द स्टेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन लेट द विटनेस। तो आइडेंटिफिकेशन वाली बात करें विटनेस की, उसके अलावा जो एक्यूज है उनको वही नंबर से पुकारा जाएगा, उनके नाम से नहीं पुकारा जाएगा। After recording the deposition of witnesses, marking of the exhibits and material objects while recording deposition of other witnesses, the witness, exhibit and material objects shall be referred by their numbers and by names or their other references। तो यहाँ पर witnesses, exhibit और material objects की बात हो रही है। शैल बी रेफर्ड, वो तो उनको नंबर से, उनके नाम से या अदर रेफरेंसेस से पुकारा जा सकता है। वेयर विटनेस साइटेड इन द कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट आर नॉट एग्जामिन, जिस विटनेस को साइट किया गया कंप्लेन में या पुलिस रिपोर्ट में अगर उसको एग्जामिन नहीं किया गया तो दे शैल बी रेफर्ड टू बाय देयर नेम्स एंड द नंबर्स अलॉटेड टू देम इन द कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट। तो जो कंप्लेन के दौरान नंबर था या पुलिस रिपोर्ट के दौरान नंबर था उस नंबर के हिसाब से उन्हें रेफ़र कर लेंगे, या फिर यहाँ पर कह रहे हैं या उनके नाम से रेफ़र कर लेंगे। उसके बाद आता है रेफरेंसेस टू स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161 एंड 164 CRPC। तो जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो तो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान रेलिवेंट पोर्शन जो होता है स्टेटमेंट्स का, कौन से स्टेटमेंट का, जो 161 CRPC में रिकॉर्ड किए जाते हैं कंट्राडिक्टिंग करने के लिए रिस्पेक्टिव विटनेस को, तो शैल बी एक्सट्रैक्टेड, उसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। अगर एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर कह रहे हैं इफ इट वॉज नॉट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट द रेलिवेंट पार्ट एज अफोरसेड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन हिज discretion shall indicate specifically the opening and closing words of such relevant portion। पहले कह रहे हैं एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, अगर एक्सट्रैक्ट नहीं करा जा सकता उस स्टेटमेंट को तो क्या कह रहे हैं, उनका ओपनिंग और क्लोजिंग वर्ड होगा जो रेलिवेंट है उसको देख लेंगे रिकॉर्डिंग करते हुए डिपोजिशन को। इसके अलावा जो चीज़ यहाँ 161 में एप्लीकेबल हो रही है 164 पे भी एप्लीकेबल होगी। फिर उसके बाद कहा है ओमनीबस मार्किंग ऑफ द एंटायर स्टेटमेंट अंडर 161 164 CRPC शैल नोट बी डन। फिर उसके बाद कहा मार्किंग ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल इंश्योर दैट ओनली एडमिजिबल पोर्शन। तो जो सेक्शन 8 और सेक्शन 27 और हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो है जो केवल एडमिजिबल पोर्शन है उसको कह रहे हैं कि इंश्योर किया जाएगा कि उसको मार्क किया जाए और सच पोर्शन अलोन इज एक्सट्रैक्टेड। तो उसी पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कह रहे हैं कहाँ पर, एक सेपरेट शीट में, और उसको क्या किया जाए, मार्क कर दिया जाए और एक गिवन नंबर, गिवन एग्जिबिट नंबर उसको दे दिया जाए, मतलब एक एग्जिबिट नंबर उसको दे दिया जाए। तो ये कन्फेशनल स्टेटमेंट की बात हुई। फिर आगे चैप्टर 4 में आगे जजमेंट में, तो जजमेंट में कहा है कि हर एक जजमेंट जो होगा वो स्टार्ट कैसे होगा, with a preface showing the names of the party as per form A to the rules, tabular statement as per form B to the rules and appendix given list of prosecution witnesses। तो उन्होंने प्रॉपर जो है अपने जजमेंट में हर चीज़ दी है, अपेंडिक्स में सब चीज़ें बताई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट होगा जजमेंट लिखना। फिर कह रहे हैं कि सेक्शन 354 और 355 CRPC के कंप्लायंस करने के लिए जजमेंट में क्या लिखना है, पॉइंट लिखने हैं डिटर्मिनेशन के, डिसीजन लिखना है और रीज़न फॉर डिसीजन लिखना है। अगर कन्विक्शन होता है तो जजमेंट सेपरेटली ये इंडिकेट करेगा कि क्या ऑफेंस था और क्या सेंटेंस अवॉर्ड किया गया। जब मल्टीपल एक्यूज होंगे तो उनमें से हर एक जो एक्यूज होगा उसको सेपरेटली जो है ट्रायल किया जाएगा, सेपरेटली उससे जो है डील किया जाएगा।
अगर एक्विटल होता है और जिस केस में एक्यूज्ड को कन्फाइनमेंट में रखा जाता है, एक डायरेक्शन दी जाएगी एक्यूज्ड को लिबर्टी के लिए, अनलेस सच एक्यूज्ड इज इन कस्टडी इन एनी अदर केस. Judgment, the accused witnesses, exhibits and material objects shall be referred to by their nomenclature or number and not by names और अदरवाइज. तो इस तरीके से उन्हें जो है कर सकते हैं, नोमेनकुलेचर से, नंबर से, या फिर हम कह रहे हैं दोनों ही चीज़ों से, उनके नाम से उन्हें जो है रेफर नहीं करेंगे, ना एक्यूज को, ना विटनेस को, ना एग्जिबिट्स को, ना मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को जजमेंट लिखते हुए. Whatever there is a need to refer to the accused or witnesses by their name, the number shall be indicated within brackets. तो कह रहे हैं अगर कहीं पर नाम से पुकारने की ज़रूरत पड़ जाती है तो नाम तो लिख दिया, फिर उसके ब्रैकेट में नंबर भी लिखना ज़रूरी है. The judgment shall be written in paragraphs, ऐसे हम पहले भी लिखते हैं, and each paragraph shall be numbered in serial, ये हम पहले भी करते हैं. The presiding officers may in their discretion organize the judgment into different sections. तो यहाँ पे कहा कि presiding officer different sections में उसको ऑर्गेनाइज कर सकता है. फिर चैप्टर 5 में मिसलेनियस है, जहाँ बेल की बात की गई, सेपरेशन ऑफ प्रोसिक्यूटर्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स की बात की गई. तो बेल की बात करते हैं, कहा कि जो बेल की एप्लीकेशन भी जो जाएगी मस्ट ऑर्डिनरी बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ 3 to 7 days. तो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर उसको जो है डिस्पोज कर देना चाहिए. मतलब पहली सुनवाई जब हुई, फर्स्ट हियरिंग जब हुई, उसके बाद 3 से 7 दिन के अंदर अंदर जो बेल की एप्लीकेशन आती है उसको डिस्पोज कर देना चाहिए. वर्ड यूज हुआ मस्ट. If the application is not disposed of within such period, the presiding officer shall furnish reasons thereof in the order itself. तो इसमें बोला 3 से 7 दिन के अंदर कर दो, अगर नहीं कर पा रहे तो रीज़न बताइए कि क्यों नहीं किया डिस्पोज. Copy of the order and the bail application must be furnished to the accused on the date of pronouncement of the order itself. तो copy of the order, जो order की copy हो वो, और उसके साथ बेल एप्लीकेशन, दोनों के दोनों एक्यूज्ड को दिए जाएंगे ऑन द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर इटसेल्फ, ऑर्डर देते हुए. प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन अप्रोप्रिएट केस इन हिज डिस्क्रिशन इंसिस्ट ऑन ए स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड बाय द प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस. तो कह सकते हैं कि स्टेटमेंट फाइल करने के लिए वो प्रोसिक्यूटर को बोल सकते हैं. फिर आता है नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ प्रोसिक्यूटर्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेंगी एडवोकेट को अदर देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स टू एडवाइज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. इसको देखो, यहाँ लिखा है स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एडवोकेट्स अदर देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अलावा आपको एडवोकेट अपॉइंट करने होंगे, ऐसा कहना है इस रूल के अकॉर्डिंग. इस जो हमारा चैप्टर 5 में आया है, किस लिए? एडवाइस करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान. नेक्स्ट आता है डायरेक्शंस फॉर एक्सपीडिशियस ट्रायल. तो ट्रायल को मतलब तेजी करने के लिए क्या कहा गया है कि जब भी कोई इंक्वायरी होती है, ट्रायल होती है, जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो एक्सपीडियसली जहाँ तक हो सके इस तरीके से हेल्ड होंगी कि पर्टिकुलरली, और उसमें बताया एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के दौरान, जब एक बार एग्जामिनेशन शुरू हो गया विटनेसेस का तो वो कंटिन्यू होना चाहिए जब तक जितने भी विटनेसेस हैं उनकी जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट नहीं हो जाती है. इन केस कोर्ट जो है वो एडजर्न करती है क्योंकि उसको जो कुछ ऐसे रीजंस हैं जो अनअवॉइडेबल हैं तो वो रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे. अदरवाइज जो है ये डे टू डे चलेगा जब तक विटनेसेस एग्जामिनेशन के कंप्लीट नहीं हो जाते. अगर कह रहे हैं कि ट्रायल के बाद अगर कोर्ट को ये लगता है, नेसेसरी लगता है, एडवाइजेबल लगता है कोर्ट को कि वो पोस्टपोन कर दे, क्या कमेंसमेंट, एडजर्न और एनी इंक्वायरी और ट्रायल, इट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, पोस्टपोन कर सकती है, एडजर्न कर सकती है. एक बार ट्रायल के हो जाने के बाद, ट्रायल शुरू होने के बाद अगर कोई इंक्वायरी होना, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर या ट्रायल की बात करते हैं और जर्न करने के लिए उसको लगता है ज़रूरत, तो वो कर सकती है जहाँ रीजनेबल लगता है. लेकिन ये कह रहे हैं विटनेसेस आर इन अटेंडेंस. तो अगर विटनेसेस के बयान आने शुरू हो गए, वो अटेंडेंस है, वो आ रहे हैं, तो नो एडजर्नमेंट और पोस्टपोन शैल बी ग्रांटेड. तो कोई एडजर्नमेंट नहीं होगा, कोई पोस्टपोनमेंट नहीं होगा विदाउट एग्जामिनिंग दैम. अभी हमने यहाँ पढ़ा एक्सेप्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. फिर तीसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें आ गया, सेशन केस के बारे में लिखा है कि सेशन केस जो होंगे वो प्रेसिडेंट दिया जाएगा उन्हें बाकी सारे काम के ऊपर, और कोई भी काम जो है उस दिन सेशन डे जब चल रहे होंगे कोई सेशन वर्क नहीं होगा जब तक सेशन वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, जब सेशन केस का ट्रायल चल रहा होगा. तो एक सेशन केस वंस पोस्टेड शुड बी नॉट बी एडजर्न अनलेस दैट इज अनअवॉइडेबल, एंड वंस द ट्रायल हैज़ बिगिन इट शुड प्रोसीड कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम डे टू डे टिल इट इज़ कम्प्लीटेड. एक बार सेशन ट्रायल स्टार्ट हो गया तो एक दिन के बाद, दूसरे दिन के बाद, मतलब हर रोज़ होना चाहिए जब तक सेशन ट्रायल कंप्लीट नहीं होता. कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ जाती है, दैट इज़ फॉर डिफरेंट थिंग. इसमें कह रहे हैं फॉर एनी रीज़न ए केस
हैज़ टू बी एडजर्न और पोस्टपोन लिमिटेशन सॉरी इंटीमेशन शुड बी गिवन फोर्थविथ। अगर कहीं किसी जगह पर कहीं टाइम पर उसको एडजर्न करना पड़ रहा है, पोस्टपोन करना पड़ रहा है, तो उस केस में इंटीमेशन देना ज़रूरी होगा दोनों साइड्स को, और इमीडिएट स्टेप्स लिए जाएंगे क्या करने के लिए, टू स्टॉप द विटनेसेस एंड सिक्योर देयर प्रेजेंस ऑन द एडजर्न डेट। तो जो डेट पोस्टपोन की है उस डेट पर विटनेसेस आ जाएं, इस चीज़ को भी श्योरिटी की जानी ज़रूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया। सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।